प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद केपी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगा। मैं इसके पहले के 2 पाठ भाषा और व्याकरण तथा वर्ण विचार के बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को जानकारी दे चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप सभी वहां से मेरे वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और साथ ही यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 3 है शब्द विचार। पार्ट 3 क्या है? शब्द विचार। इसके पहले के 2 पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कमल लिखा गया है, यानी कि का प्लस मा प्लस ला, यानी कि 3 वर्णों को जोड़ा गया है तो क्या बना है? कमल बना है। लेकिन इसी में देखिए अगर जो है उल्टा इनको जोड़ लें तो उल्टा जोड़ेंगे तो देखिए ला म क बनेगा, यानी कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा मेल होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलता हो, तब उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। यानी कि जो शब्द होगा वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि अर्थ उसका कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे कमल है, जलज है, मदन है, तो ये सब क्या हैं? ये शब्द हैं और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला देखिए क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। यानी कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं? देखिए वो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यौगिक तथा योग रूढ़ में क्या अंतर है? यौगिक तथा योग रूढ़ में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है शिवालय, तो देखिए शिवालय 2 शब्दों के योग से बना है, यानी कि शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय 2 जो है सार्थक शब्दों से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, यानी कि यौगिक शब्द है ये। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो है एग्जाम्पल है रामलीला। तो यहाँ पर देखिए राम और लीला यानी कि 2 शब्दों के योग से बना है। इसी प्रकार से देखिए डाक घर, यानी कि ये भी 2 शब्दों के योग से बना है, डाक प्लस घर। तो इस प्रकार से यौगिक शब्द कौन से हो गए? जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से बने हों उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए दोनों में आप लोग अच्छे से अंतर समझ लीजिए जिससे आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यौगिक क्या हो गया? यानी कि 2 शब्दों के योग से बना हो और दोनों जो है शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, यानी कि दोनों जो शब्द हैं जिनसे वो यौगिक शब्द बना है वो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए और जो है अलग करने पर उसमें 2 शब्द होने चाहिए, यानी कि 2 शब्द ऐसे आए कि जिनका अलग अलग कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। और यहाँ पर देखिए योग रूढ़ है, तो योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो ये भी बनते हैं, लेकिन वह शब्द अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि इनका जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है
जैसे शिव प्लस आलय, तो यहाँ पर देखिए शिव और आलय दोनों का अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ ही लिया गया है। शिवालय यानी कि शिव का आलय या शिव का घर, भगवान शिव का घर। और यहाँ पर जो है जो शब्द आता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, यहाँ पर उसका कुछ विशेष अर्थ हो जाता है, यानी कि उसका अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिया गया है लंबोदर, तो देखिए लंबोदर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, सिर्फ इतना होगा शाब्दिक अर्थ। लेकिन अभी इसका शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है, इसका देखिए अर्थ क्या लिया जाता है कि गणेश जी, यानी कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, यानी कि उदर, उदर मीन्स क्या होता है, पेट। तो देखिए लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पर लंबोदर का जो है अर्थ लिया गया है गणेश जी का, यानी कि गणेश जी का पर्यायवाची लंबोदर है, तो लंबोदर का जो है अर्थ लिया गया है गणेश जी से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। तो आप लोग योगरूढ़ और यौगिक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, सविस्तार समझाइए। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। देखिए पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब अर्थ सहित, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। निरर्थक का मतलब जिसका कुछ भी अर्थ ना निकलता हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है वाटिका, पुस्तक, गिलास, मेज, कुर्सी, कलम आदि, यानी कि जो भी कुछ आप बोलते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति उस भाषा को या उस शब्द को समझ ले कि आप क्या कह रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, उस अक्षर का या उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो देखिए जिन शब्दों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब है कि जब निरर्थक शब्द कहीं पर आता है, यानी कि सिर्फ निरर्थक शब्द बोला जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, यानी कि उसको बोलने से कोई कुछ ना समझ पाए, तो समझ लीजिए वो क्या है, निरर्थक शब्द है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाना या वाय लिखा हुआ है, तो ये वाना और वाय का अगर आपसे बोला जाए तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि ये वाना क्या है और वाय क्या है। लेकिन यही जब सार्थक शब्दों के साथ में या उनके पीछे प्रयोग करने पर जो है क्या होता है, जो है ये भी सार्थक शब्द बन जाते हैं। यानी कि जब निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है तो ये भी जो है सार्थक हो जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है कि इसके साथ में निरर्थक शब्द भी बोला गया है। तो जब ये सार्थक शब्दों के साथ में आते हैं तो ये भी जो है सार्थक हो जाते हैं। और अगर ये स्वतंत्र रूप में यानी कि अकेला यही शब्द अगर बोला जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आया है वाना, तो वाना को देखिए जब बोलेंगे, जैसे आपको घर पर किसी से या मम्मी से कहना है कि घर पर कुछ खाना वाना है, तो आप यही बोलेंगे, देखिए वाना, यानी खाना के साथ में आप वाना भी बोलेंगे। तो वाना जो है ये क्या है, निरर्थक शब्द है, यानी कि सिर्फ वाना बोले तो कोई नहीं समझ पाया, और जब खाना के साथ में वाना बोले तो ये भी कोई नहीं समझ पाया कि हाँ ये एक इसके साथ में निरर्थक शब्द भी है। यानी कि जब ये सार्थक शब्द के साथ में प्रयोग होता है तो ये जो है ये भी सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे चाय वाय बोला जाता है, यहाँ पर वाय देखिए आया है, जैसे कहा जाता है कुछ चाय वाय बनी है, तो यहाँ पर देखिए वाय शब्द आया है और वाय निरर्थक शब्द है, लेकिन जब चाय के साथ में प्रयोग करोगे तब क्या हो जाएगा, ये भी सार्थक हो जाता है और ऐसे स्वतंत्र रूप में उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग सार्थक और निरर्थक का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो तो उन्हें क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। और जिन शब्दों का स्वतंत्र रूप में कोई भी अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर बताइए। विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर बताइए। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के कारण बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के कारण बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लिंग के कारण, जैसे देखिए अर्थ बदल गया है। यहाँ पर देखिए लड़का से लड़की हो गया है, या देखिए यहाँ पर जो है लड़का से लड़के हो गया, यानी कि वचन के कारण इसका रूप बदल गया है। देखिए ऊपर क्या है, लड़का से लड़की हो गया, यानी कि लिंग के कारण इस शब्द का रूप बदल गया। और इसी तरीके से जो है लड़का से लड़के हो गया, यानी कि जो है वचन के कारण इसका रूप जो है वो बदल गया, यानी लड़का एक वचन था और लड़के बहुवचन हो गया, तो इसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से देखिए लड़के के लिए लड़के ने, लड़के से आदि कारक के कारण इनके जो है रूप चेंज हो गया, यानी कि लड़के के, लड़के ने, लड़के से। देखिए अलग अलग लड़का ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग सिर्फ जो है कारक चिन्ह होने से इनके जो है रूप बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, विकारी शब्द हैं, यानी कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन या कारक के कारण बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द है। तो देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए अविकारी शब्द का रूप किसी भी तरह से बदलता नहीं है, यानी कि जो अविकारी शब्द होते हैं उनका किसी भी तरीके से जो है अर्थ नहीं बदलता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे तब, जब, क्यों, बल्कि, यथा, तथा, किंतु, परंतु आदि ये जो शब्द हैं ये सब क्या हैं, अविकारी शब्द हैं, यानी कि इनका अर्थ कभी भी बदलता नहीं है। यानी कि तब आप चाहे जहाँ लगाएंगे वो अपना वही अर्थ देगा, यानी कि इसका अर्थ चेंज नहीं होगा या इसका रूप जो है वो चेंज नहीं होगा। जब है इसी तरीके से इसका भी रूप चेंज नहीं होगा, आप चाहे जहाँ जिस प्रकार से इसका प्रयोग करें। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर। तो देखिए पहला देखिए है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 भर दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है दुग्ध शब्द है। दुग्ध देखिए कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, क्योंकि दूध जो होता है वो तद्भव शब्द होता है और जो दुग्ध है वो है तत्सम शब्द। फिर देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें विदेशी शब्द भरा जाएगा। फिर देखिए अगला रिक्त स्थान है, जिन शब्दों का खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, निरर्थक शब्द भरा जाएगा। देखिए अगला रिक्त स्थान है 5 नंबर, अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी कि जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि उनके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो देखते हैं आगे कौन से शब्द हैं। तो देखिए इधर जो है तत्सम शब्द लिखे हुए हैं और इधर आपको तद्भव शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सत लिखा हुआ है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, तो सत का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, सव हो जाएगा। इसी प्रकार से मित्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। सप्त का सात हो जाएगा, मयूर का मोर हो जाएगा। इसी प्रकार से कंटक का जो है तद्भव हो जाएगा कांटा, और आश्रय का आसरा हो जाएगा, गर्दभ का गधा हो जाएगा, और फिर आगे देखिए दुग्ध का दूध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है, अभी आप लोगों को इससे पहले बता भी चुके हैं क्वेश्चन में, और जो दूध है वो क्या है, तद्भव है। फिर देखिए हस्त जो है तत्सम शब्द है और हाथ जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द लिखो। तो देखिए कुछ तत्भव शब्द लिखे हुए हैं और उनके आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है कोयल। तो देखिए कोयल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कोकिल हो जाएगा। फिर काठ जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। फिर रात का रात्रि हो जाएगा, नींद का निद्रा हो जाएगा और फिर घी का देखिए क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तत्भव से तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।